नमस्कार। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण लेख पर गहराई से बात करने जा रहे हैं। जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हाँ। हमें इसका आधार मिला है एक शैक्षिक वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट से, जो 10वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम के इसी अध्याय को समझाता है। अच्छा। डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें हम भारतीय संविधान के निर्माता के तौर पर जानते हैं, उन्होंने इस लेख में समाज की एक ऐसी दुखती रग पर उंगली रखी है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। तो आइए इस विश्लेषण के जरिए अंबेडकर के विचारों और उनके जीवन के कुछ अहम पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये महज एक स्कूली पाठ नहीं है। ये सामाजिक सच्चाई का तीखा और आप कह सकते हैं कि अनुभवजन्य विश्लेषण है, जिससे अंबेडकर खुद जिंदगी भर जूझते रहे। सही। ये दिखाता है कि कैसे उनकी नज़र में जाति व्यवस्था और काम का बंटवारा, मतलब कौन क्या काम करेगा, ये एक दूसरे से बुरी तरह गुथे हुए थे। उनकी अपनी जिंदगी ही इसकी मिसाल है ना। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ, एक ऐसे परिवार में जिसे उस समय अछूत माना जाता था, महार जाति। जी, महार जाति। ये वो वक्त था जब छुआछूत अपने चरम पर थी और दलितों के लिए शिक्षा और सम्मान से जीना भी एक संघर्ष था। हाँ, उस दौर की कल्पना करना भी मुश्किल है। स्कूलों में दलित बच्चों को बाकी बच्चों के साथ बैठने तक नहीं दिया जाता था। सच में, बैठने भी नहीं देते थे। हाँ। ऐसी मान्यता थी कि उनके छूने भर से चीजें अपवित्र हो जाती हैं। उनके माता पिता का नाम भीमाबाई और रामजी सकपाल था, जिन्होंने यकीनन इन मुश्किलों को काफी करीब से देखा होगा। अंबेडकर के बचपन का एक किस्सा उनकी असाधारण प्रतिभा और सीखने की ललक को दिखाता है। हाँ, वो किस्सा काफी मशहूर है। उन्हें कक्षा में बैठने की इजाजत नहीं थी तो वे स्कूल में झाड़ू लगाने का काम करते थे, लेकिन कान हमेशा कक्षा की तरफ लगे रहते थे। बाहर से ही सुनते सुनते सीखते थे। जी। और इसी किस्से का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि जब स्कूल में कोई जांच अधिकारी आया और बच्चों से सवाल पूछे तो कक्षा में बैठे बच्चे वो जवाब नहीं दे पाए। अच्छा। हाँ, और अधिकारी नाराज होकर शिक्षकों को डांटने लगे। सोचिए जरा। और तब बाहर झाड़ू लगा रहे नन्हे अंबेडकर ने इजाजत मांगी और उन सारे सवालों के एकदम सही जवाब दे दिए। बिल्कुल। अधिकारी हैरान रह गए। जब पूछा कि ये सब कहाँ से सीखा तो उन्होंने कहा, इन्हीं शिक्षक से, जिन्हें आप डांट रहे हैं। मैं बाहर से इनकी बातें सुनता हूँ। कमाल की बात है। कमाल की बात है। ये दिखाता है कि ज्ञान हासिल करने की उनकी प्यास कितनी गहरी थी, मतलब परिस्थितियों के बावजूद। वाकई ये घटना उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। उनके निजी जीवन की बात करें तो उनका विवाह काफी कम उम्र में 1906 में रमाबाई से हो गया था। अच्छा, 1906 में? हाँ, और उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा इसके एक साल बाद 1907 में पास की। ओह, मतलब शादी मैट्रिक से भी पहले हो गई थी। जी, पहले हो गई थी। ये भी पता चलता है कि 3 लोग उनके जीवन में प्रेरणा के स्रोत रहे: महात्मा बुद्ध, संत कबीर और समाज सुधारक ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और फुले। हाँ, इन तीनों के विचारों की छाप उनके काम में साफ दिखती है। अच्छा, तो उनके जीवन के इन अनुभवों की रोशनी में अब उनके उस लेख पर आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जी। ये एक निबंध है और इसका शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। श्रम का विभाजन यानी काम का बंटवारा। लेकिन अंबेडकर का मुख्य सवाल ये है कि ये बंटवारा किस आधार पर हो रहा है। यही अंबेडकर के विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। वे साफ तौर पर कहते हैं कि भारत में जाति प्रथा काम का बंटवारा योग्यता, कुशलता या व्यक्ति की पसंद के आधार पर नहीं करती, बल्कि जन्म के आधार पर करती है। जन्म के आधार पर। मतलब लोहार का बेटा लोहार ही बनेगा, कुम्हार का बेटा कुम्हार, चाहे उसकी रुचि डॉक्टर बनने में हो या इंजीनियर बनने में। ये व्यवस्था व्यक्ति की नैसर्गिक प्रतिभा और स्वतंत्रता का एक तरह से गला घोंट देती है। यानी ये सिर्फ काम का बंटवारा नहीं, बल्कि इंसान का और उसकी संभावनाओं का बंटवारा है, जो जन्म से ही तय कर दिया गया। हाँ। अंबेडकर का मानना था कि काम का आधार व्यक्ति की कुशलता और उसकी मर्जी होनी चाहिए। उन्होंने इसे समझाने के लिए बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण है? मान लीजिए किसी में डॉक्टर बनने की काबिलियत और इच्छा है, लेकिन उस पर दबाव डाला जाए कि तुम्हें तो पुलिस में ही जाना होगा क्योंकि तुम्हारे परिवार में सब यही करते आए हैं। हाँ। क्या वो इंसान कभी अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएगा? शायद नहीं। मुश्किल है। उसके मन में हमेशा एक अधूरापन रहेगा। अंबेडकर के अनुसार जाति आधारित पेशा अपनाने की मजबूरी ठीक यही करती है।
ये व्यक्ति को उसकी पूरी क्षमता इस्तेमाल करने से रोकती है, उसे एक तरह से पंगु बना देती है। और अंबेडकर इस बात से बहुत आहत थे कि जातिवाद की ये जड़ें कितनी गहरी हैं। उनके मुताबिक दुर्भाग्य से पढ़े लिखे लोग भी इस व्यवस्था के पोषक बने हुए हैं। हाँ, ये एक विडंबना है। कुछ लोग तो इसका बचाव भी करते हैं, ये कहकर के ये तो समाज को व्यवस्थित रखने के लिए श्रम विभाजन का ही एक तरीका है। लेकिन अंबेडकर इस तर्क को सिरे से खारिज करते हैं। वे पूछते हैं, अगर ये सिर्फ काम का बंटवारा है तो इसमें ऊंच नीच की भावना कहाँ से आई? सही सवाल है। क्यों कुछ जातियों को ऊंचा और कुछ को नीचा माना जाता है? क्यों एक काम करने वाले को दूसरे से श्रेष्ठ समझा जाता है? इसलिए अंबेडकर कहते हैं कि ये श्रम विभाजन नहीं बल्कि श्रमिक विभाजन है। अच्छा, श्रमिक विभाजन? जी, ये मजदूरों को भी जन्म के आधार पर एक दूसरे से बांट देता है, उनमें दरारें डालता है। और ये विभाजन इतना क्रूर है कि बच्ची के पैदा होने से पहले ही गर्भ में ही उसका पेशा तय हो जाता है। हाँ, गर्भधारण के समय ही। उसकी अपनी इच्छा, उसकी क्षमता, उसके सीखने की संभावना, इन सब का कोई मोल नहीं। ये तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। समाज के दोहरेपन पर भी उन्होंने खूब चोट की है। जैसे महाकुंभ मेले का उदाहरण लें। हाँ। लाखों लोग एक साथ गंगा में डुबकी लगाते हैं, तब कोई नहीं पूछता कि बगल में नहाने वाला किस जाति का है। सही बात है। सब एक ही पानी में होते हैं। लेकिन वही लोग मेले से बाहर निकलकर शायद किसी नीची जाति वाले के हाथ का पानी पीने से भी कतराएं। ये दोहरापन तो दिखता है। इसी तरह जब अस्पताल में खून की जरूरत पड़ती है तो क्या कोई पूछता है कि ये खून ब्राह्मण का है या दलित का? नहीं, बिल्कुल नहीं। जान बचाने के लिए सब चलता है। ये दिखाता है कि ये भेदभाव कितना बनावटी और मतलब स्वार्थ पर आधारित हो सकता है। जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा व्यक्ति को अपना पेशा बदलने तक की इजाजत नहीं देती। जी, ये बहुत बड़ी समस्या है। सोचिए, अगर किसी का पुश्तैनी काम अब चल नहीं रहा, वो भूखों मरने की नौबत में है, तब भी समाज उसे कोई दूसरा, भले ही वो उसमें माहिर हो, काम चुनने नहीं देगा। ये कितनी भयानक स्थिति है। बिल्कुल, ये इस व्यवस्था की सबसे अमानवीय बात है। हिंदू धर्म की ये जाति प्रथा व्यक्ति को उसके बाप दादा के पेशे में जकड़ कर रखती है, चाहे वो उसके लिए कितना भी अनुपयुक्त क्यों न हो। चाहे वो कुछ और करना चाहे। हाँ, चाहे वो किसी और काम में कितना भी हुनरमंद क्यों न हो। इसी कठोरता की वजह से अंबेडकर ने जाति प्रथा को भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य और सीधा कारण माना था। बेरोजगारी का कारण? हाँ, प्रमुख कारण। ये सिर्फ बेरोजगारी ही नहीं फैलाती, बल्कि लोगों के अंदर काम करने की स्वाभाविक इच्छा, उनकी रुचि, उनकी ऊर्जा को भी खत्म कर देती है। मतलब लोग बेमन से काम करते हैं। हाँ, बेमन से, मजबूरी में काम करते हैं, जिससे न उनका खुद का विकास होता है, न समाज आगे बढ़ता है। तो ये तो हुई जाति प्रथा की तीखी आलोचना। लेकिन अंबेडकर सिर्फ समस्या बताकर नहीं रुकते, वे समाधान भी सुझाते हैं। जी हाँ। उनकी नजर में एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी उन्होंने अपने विचार रखे हैं। हाँ, उनका आदर्श समाज 3 बुनियादी मूल्यों पर खड़ा है: स्वतंत्रता, समता यानी बराबरी, और भ्रातृत्व यानी भाईचारा। स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व। जी, वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो जड़ ना हो, जिसमें गतिशीलता हो, जहां विचार, अवसर और तरक्की समाज के हर वर्ग तक आसानी से पहुंच सकें, कोई रुकावट ना हो। भाईचारे को समझाने के लिए उन्होंने जो उपमा दी है वो मुझे बहुत पसंद आई। दूध और पानी का मिश्रण। हाँ, वो बहुत खूबसूरत उपमा है। जैसे दूध में पानी मिलने पर पता नहीं चलता कि कौन सा दूध है और कौन सा पानी, वो एक हो जाते हैं। अंबेडकर चाहते थे कि समाज में लोगों के बीच ऐसा ही भाईचारा हो, घुला मिला, सहज, जिसमें कोई भेद न दिखे। बिल्कुल। ये सिर्फ साथ रहने की बात नहीं, एक दूसरे में समा जाने की बात है। और अंबेडकर के लिए यही लोकतंत्र की सच्ची आत्मा थी। अच्छा, लोकतंत्र मतलब सिर्फ शासन प्रणाली नहीं? नहीं, लोकतंत्र सिर्फ चुनाव लड़ने और सरकार बनाने का नाम नहीं है। ये असल में साथ मिलकर जीने का एक सलीका है, एक सामाजिक आदत है। इसमें अपने साथी नागरिकों के लिए इज्जत और सम्मान का भाव होना जरूरी है। उनके अनुसार बिना समानता और भाईचारे के आजादी का कोई मतलब नहीं, और लोकतंत्र खोखला है। अंबेडकर ने अपने विचारों को सिर्फ लिखा ही नहीं बल्कि संगठित करने का भी प्रयास किया। उनका वो मशहूर भाषण द एनाइलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। जी, एनाइलेशन ऑफ कास्ट, जो उन्होंने 1936 में लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के सम्मेलन के लिए तैयार किया था, इसी सोच का नतीजा था। हाँ,
हालांकि वो भाषण कभी दिया नहीं जा सका क्योंकि उसके विचार आयोजकों को कुछ ज्यादा ही क्रांतिकारी लगे। हाँ, वो सम्मेलन ही रद्द कर दिया गया था इसी वजह से। अच्छा। लेकिन बाद में ये भाषण एक किताब के रूप में छपा और बहुत प्रभावशाली साबित हुआ। इसका हिंदी अनुवाद ललई सिंह यादव ने किया, जिससे ये विचार और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अंबेडकर ने और भी कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी, ज्यादातर अंग्रेजी में, जैसे हु वर द शूद्रास, द अनटचेबल्स, हु वर दे, द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। काफी एकेडमिक काम भी किया उन्होंने। बहुत गहरा अध्ययन था उनका। ये सब उनकी क्षमता को दिखाता है। बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण यानी उनका देहांत, जो बौद्ध परंपरा में मृत्यु के लिए एक सम्मानजनक शब्द है जी, वो 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा से ये साफ है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जाति प्रथा को सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं माना, नहीं, उससे कहीं बढ़कर। हाँ, बल्कि इसे व्यक्ति की आजादी, उसकी तरक्की, काम की गुणवत्ता और यहाँ तक कि देश की आर्थिक उन्नति में भी एक बहुत बड़ी रुकावट के तौर पर देखा। बिल्कुल। उन्होंने जन पर आधारित पेशे के विचार को पूरी तरह नकारा और योग्यता, रुचि और व्यक्तिगत चुनाव को सर्वोपरि माना। और इसके सामने उन्होंने एक उम्मीद रखी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर टिके एक ऐसे समाज की जो गतिशील हो, न्यायपूर्ण हो, जहां भाईचारा सिर्फ कहने की बात न हो बल्कि दूध और पानी की तरह समाज के कण कण में खुला हो। ये विश्लेषण हमें सोचने पर विवश करता है कि अंबेडकर के देखे उस सपने के हम आज कितने करीब हैं। सही सवाल है। आज की दुनिया में उस दूध और पानी जैसे भाईचारे को पाने का मतलब क्या है, और क्या हम वाकई उस दिशा में बढ़ रहे हैं? ये सवाल आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अंबेडकर के समय में था। शायद इस पर सोचना ही आज की सबसे बड़ी जरूरत है।